Guys, this is chapter 4 of the novel, and I'm just going to start it. तुम पुरानी धूल भरी लॉन्ड्री को पकड़ रही हो, दया ने जोर से कहा, मेरी तरफ आते हुए। मेरी बेवकूफ़ दोस्त उस लेस वाली अंडरगारमेंट को दोनों तरफ से पकड़े हुए अपने जीप को उछाल रही थी। शायद उसे उत्तेजक देखने की कोशिश लगी हुई थी। मुझे यह नज़ारा देखकर अजीब महसूस हो रहा था। कृपया बंद करो, मैंने कहा। वह अपने सिर को ज़्यादा नाटकीय अंदाज में घुमाकर पीछे की ओर कर रही थी, जैसे किसी अजीबोगरीब मजाक को अंजाम दे रही हो, जो मुझे किसी भूत भगाने की प्रक्रिया जैसे लग रही थी। तुम पूरी तरह से अनुचित हो रही हो। अगर मेरी नानी तुम्हें देख रही हो तो। यह सुनकर वह एकदम शांत हो गई। अंडरगारमेंट नीचे गिर गया और उसके चेहरे पर भी गंभीरता आ गई। क्या तुम्हें लगता है कि वो भूत बन गई है? उसने डरते हुए पूछा। उसकी चौड़ी आंखें के चारों तरफ घूम रही, जैसे कि नानी का भूत किसी भी समय उसको चौंका देगा। मैंने अपनी आंखें घुमाई। नानी शायद ऐसा करती अगर वो कर पाती। नानी को ये घर बहुत पसंद था। अगर वो यहीं रुक गई होती तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। मैंने कंधे उचका दिए, जैसे कुछ खास नहीं हुआ है, और मैंने पहले भी कई बार ऐसी चीज़ें देखी है जिन्हें समझना मुश्किल है। तुम सच में माहौल को गंभीर बना देती हो, ये जानती हो? वो शिकायत करते हुए बोली और अंडरगारमेंट को थोड़ी ज़्यादा जोर से कूड़ेदान में फेंक दिया। मैं उसकी इस प्रतिक्रिया पर मुस्कुरा दी। जो भी हो, बस यही तरीका था जिससे वो मेरी दादी की पुरानी चीज़ों को मेरे सामने लहराना बंद कर सके। मैं हमारे लिए एक और ड्रिंक बना कर लाती हूँ, मैंने कहा, और एक बड़ा कचरे का बैग उठाया। मैं इस पर गर्व नहीं कर रही कि जैसे ही मैंने उठाया, मेरे मुंह से एक जोर की सांस निकल गई और तुरंत पसीना आ गया। मुझे सच में पीना बंद कर देना चाहिए और थोड़ा व्यायाम करना चाहिए। मैं इसे नए साल का संकल्प बनाऊंगी, लेकिन यह तो तय है कि मैं एक हफ्ते तक कोशिश करूंगी और फिर छोड़ दूंगी। हर साल की तरह अगले साल फिर से कोशिश करने का वादा करते हुए। उसे ज़्यादा मजबूत बनाओ। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे चारों ओर अजीब सी आवाज़ें हो रही है, दया ने मेरे ऊपर से जोर से कहा। मैंने फिर से अपनी आंखें घुमाई। बस थोड़ा डांस कर लो, वो डर जाएंगे, मैंने सीधा जवाब दिया। मेरे कान के पास अचानक से हवा का झोंका आया, जैसे मेरे बाल उड़ने लगे, और एक पल बाद दीवारों के पास डक्ट टेप का रोल गिर गया। मैं हंसते हुए कमरे से बाहर चली आई और दया के गुस्से में बड़बड़ाने की आवाज़ मेरे पीछे आते रही। वो जानती है कि वो सुंदर है, यही कारण है कि मैं अक्सर उसे मजाक में उल्टा कह देती हूँ। किसी को तो उसे धरती पर रखना चाहिए, नहीं तो वो खुद को बहुत ऊपर समझने लगेगी। मैंने कचरे का बैग दरवाजे के पास रख दिया और रसोई में चली गई। मैंने फ्रिज से अनारस का जूस निकाला और आइलैंड के पास आकर ड्रिंक बनाना शुरू कर दिया। मेरा शरीर एकदम से ठंडा गया और दिल की धड़कनें बढ़ गई। आइलैंड पर एक खाली विस्की का गिलास रखा हुआ था और उसके पास एक और लाल गुलाब। मेरे दादाजी के विस्की की बोतल से एक बूंद बची हुई थी। गिलास पहले यहाँ नहीं था। नहीं, दया और मैं पीछे 1 घंटे से पहले मंजिल पर आए थे। हम दोनों तो ऊपर ही थे, पुराने सामानों में खोए हुए। मैं इस जोड़ी के चारों ओर ऐसे घूमने, जैसे वो कोई सोया हुआ सांप हो, जैसे किसी भी वक्त काट सकता हो। मेरे दिल जोर जोर से धड़कने लगा और मैंने हिम्मत करके गिलास उठाया। उसे ऐसे देखा जैसे कोई जादू की गेंद हो जो मुझे बताएगा कि इसमें किसने पी है। रसोई में मेरे सिवा कोई और नहीं है। दरवाजे से भी मैं यहीं खड़ी होकर देख सकती हूँ। फिर भी मेरी आंखें हर जगह तलाश रही है, जैसे कोई चोर अंदर आ गया हो और चुपके से विस्की पी रहा हो। मैंने किसी को आते हुए नहीं सुना, कोई आवाज़ नहीं। गुस्से में मैंने आगे बढ़कर दरवाजे का हैंडल घुमाया। बंद, हमेशा की तरह।
लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि बंद घर में भी किसी घुसपैठियों को रोकने के लिए काफ़ी नहीं है। मेरा ड्रिंक कहाँ है यार, मुझे आवाज़ें सुनाई दे रही है। दया ने ऊपर से चिल्लाया। आ रही हूँ, मैंने जवाब दिया। मेरी आवाज़ काँप रही थी। मैं फिर से रसोई में वापस आई, लेकिन अब भी लग रहा था कि कहीं से कोई निकलने वाला है। रसोई के दाईं तरफ एक रास्ता है जो हॉलवे से जुड़ता है। वहाँ से अंधेरा फैल रहा था। हो सकता है कोई वहाँ छुपा हो या फिर किसी कमरे में। एक बार फिर मेरे शरीर में डर का संचार हुआ। क्या मैं उन डरावनी फिल्मों की बेवकूफ़ लड़कियों की तरह हूँ जो खुद मौत के बुलाने का निकल पड़ती है, या फिर मैं वही बनूंगी जो घर में घुसने वालों को डरा कर भगा देगा। गहरी सांस लेते हुए मैंने एक चाकू उठाया और पूरे घर की तलाशी ली, बिना किसी आवाज़ के, ताकि दया को डरने की ज़रूरत ना हो। जब मुझे कुछ नहीं मिला तो मैंने गुलाब उठाया, उसकी पंखुड़ियों को अलग किया और ग्लास में डाल दिया। मेरे मन का एक हिस्सा तो चाहता था कि वो फिर से आए ताकि वो मेरे इस छोटे से कलाकारी को देख सके। सच कहूँ तो मैं तुम्हारे लिए डर रही हूँ, दया दरवाजे के पास खड़ी होकर कहती है। उसने पूरे दिन मेरे साथ घर की सफाई में बिताई। मैंने एक बड़ा कचरा डब्बा किराए पर लिया और हम दोनों ने उसे इतना भर दिया, हमारी बाजुओं में ताकत ही नहीं बची। 10 घंटे के बाद कई बार सामान दान में देने के बाद हमने घर की सफाई पूरी की। मेरे दादाजी कभी भी चीज़ें इकट्ठा करने वाले नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ें जमा हो जाती है, जो भी ज़रूरत की लगती लेकिन काम नहीं आती। नानी के गुजर जाने के बाद मेरे माँ ने घर की ज़्यादातर चीज़ें या तो बेच दी या दान कर दी, वरना इस काम में हफ्तों शायद महीनों लग जाते। चिंता मत करो, मैं ठीक रहूँगी, मैंने कहा। मुझे पूरा दिन लग गया, लेकिन कुछ और ड्रिंक लेने के बाद मुझ में हिम्मत आई और मैंने दया को विस्की ग्लास के बारे में बता दिया। वो छिपाना गलत होता कि कोई मेरे घर में आया जबकि वो यहीं था। उसे छोड़ने का विकल्प देना सही नहीं था। जैसे सोचा वो डर गई और फिर बाकी का दिन मुझे अपने घर में रहने के लिए मनाने में बिता दिया। लेकिन मैं अडीग हूँ। मैं थक चुकी हूँ लोगों से जो मुझे इस घर से निकालने की कोशिश करते हैं। पहले मेरे माता पिता, खासकर मेरी माँ, और अब मुझे अजीब इंसान जो घर में घुसकर डराने की कोशिश कर रहा है। मुझे डर लग रहा है, लेकिन मैं भी जीतती हूँ, इसलिए मैं नहीं जा रही। सच कहूँ तो मुझे लग रहा है कि दया इस हवेली में ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगी। उसकी आंखें हर वक्त चौकन्नी थी और उससे कई बार कहा ये आवाज़ क्या थी, लेकिन उसके बाद कोई घटना नहीं हुई। अब वो मेरे दरवाजे पर खड़ी है, जाने से इनकार कर रही है। मुझे तुम्हारे साथ रहने दो, उसने फिर एक बार कहा। नहीं, मैं तुम्हें खतरे में नहीं डालना चाहती। वो गुस्से में अपनी उंगली मुझ पर तानती है। उसकी हरी आंखें में चिंगारी चमक रही है। देखो, यही तो समस्या है। अगर तुम मुझे खतरे में मानती हो तो तुम क्या हो, तुम्हारे लिए भी तो खतरा है। मैं कुछ कहने के लिए मुंह खोलती हूँ, लेकिन वो मुझे बीच में ही टोक देती है। खतरे में? तुम्हारे लिए भी खतरा है एडी, फिर तुम वहाँ क्यों रह रही हो? मैंने एक लंबी सांस ली और अपने चेहरे पर हाथ फिराते हुए कहा, समझती हूँ तुम्हारी चिंता को। अगर स्थिति उल्टी होती तो शायद मैं तुम्हारी तरह भी बर्ताव करती, लेकिन मैं इस घर को छोड़ने से इनकार करती हूँ। मैं इसे शब्दों में बयां नहीं कर सकती, पर ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा है और मैं हार मानने वाली नहीं हूँ। मुझे यह साबित करना है कि मैं डरने वाली नहीं हूँ, चाहे अंदर से कितनी ही डरी हुई क्यों ना हो। मैं इस खेल को चुनौती देने के लिए तैयार हूँ और उन्हें दिखाऊंगी कि मैं डरती नहीं हूँ। हालांकि यह पूरी तरह से सच नहीं है। मैं डर से काँप रही हूँ, लेकिन मैं जितनी डरपोक हूँ उतनी ही जिद्दी भी हूँ और थोड़ी बेवकूफ़ भी, लेकिन अभी मुझे इसकी परवाह नहीं। शायद बाद में जब वो मेरे बिस्तर के पास खड़े होकर मुझे देखेगा तो मुझे अलग महसूस होगा। मैं ठीक रहूँगी दया, वादा करती हूँ। मैं
तकिए के नीचे एक चाकू लेकर सोने वाली हूँ। अगर ज़रूरत पड़ा तो मैं खुद को कमरे में बंद कर लूँगी। कौन जानता है कि वो वापस आएगा भी या नहीं। मेरे तर्क कमज़ोर है, लेकिन मैं अब और कोशिश भी नहीं कर सकती। मैं यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ। मुझे तुम्हें यहाँ अकेले छोड़ने में अच्छा नहीं लग रहा है। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मेरी बाकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं हमेशा सोचती रहूँगी कि अगर मैंने उसे बालों से खींचकर बाहर निकाल लिया होता तो शायद वो बच जाती। उसने अभिनय से भरी आवाज़ में कहा, जैसे कोई नाटक कर रही हो। मैंने माथा सिकोड़ लिया। मैं नहीं चाहती कि वो मुझे बालों से खींचकर बाहर निकाले। मुझे अपने लंबे बाल बहुत पसंद है। अगर वो वापस आए तो मैं पुलिस को तुरंत बुला लूँगी। उसने गहरी सांस ली और आंखें घुमाई। गुस्से से भरी हुई वो मुझे नाराज थी। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं बहुत नाराज हो जाऊंगी एडी। मैंने कमरे से मुस्कुराया। मुझे कुछ नहीं होगा, मैंने उम्मीद जताई। वो गुस्से में हाथ पकड़कर मुझे जोर से गले लगाती है। वो मुझे जाने दे रही है और मुझे राहत के साथ थोड़ा अफसोस भी हो रहा है। अगर वे वापस आए तो मुझे कॉल करना। करूँगी, मैंने झूठ बोला। वो बिना कुछ कहे दरवाज़ा बंद करके चली गई। मैंने गहरी सांस ली, दराज से एक चाकू निकाला और थके हुए बाथरूम की ओर बढ़ गई। मुझे एक लंबी गर्म शावर की ज़रूरत थी, और अगर वह अजनबी अब मुझे परेशान करने की कोशिश करता है तो मैं उसे खुशी खुशी रोक लूँगी। लेटर, मैं 1944। John has been questioning me lately, always wondering what I am doing when I am home alone. I tell him I take care of the house and crock, and Sarah is 14 and can do her own schoolwork now. So I just make sure he comes home to a hot meal, my normal like wife duties. He is suspicious of me. He is starting to notice a change in my behavior. I can't deny I have been acting different lately, ever since the strange man come into my house through my window. He hasn't spoken to me yet. It doesn't matter how many times I beg him to, asking him what his name is, where he came from, how he know me, what he wants from me. None of it successful. I want to hear him speak so badly that I begin to offer him things, bad things. A kiss, a touch. He smiles at me but doesn't concede. His finger whispers across my cheek, and then he walks away, leaving me waiting for the next time he comes around with a kiss mark. Take care. See you in next chapter.